कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे, बाल विकास की प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, जिसमें से आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन करने हैं ताकि आपकी नौकरी पक्की हो सके। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन का लेवल रखा वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के हमने लिए हैं। जैसे कि आपको एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी टेट के हमने क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की क्वेश्चन को हमने लिया है। सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमने यूपी टेट की क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन जो 150 मार्क्स में 30 नंबर सीडीपी के आते हैं, उन 30 नंबर को आप 100% यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। हम आपको सीडीपी की लेक्चर क्लास आपको दे चुके हैं। सीडीपी की जब लेक्चर क्लास आपको मिल चुकी है, अगर आप लेक्चर क्लास टोटल नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मैं कंप्लीट नोट्स आपको एमपी टेट की, एमपी टेट, रीट एंड यूपी टेट तीनों की अलग अलग सिलेबस के आधार पर तीनों की कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुकी है। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी एमपी टेट की 2022 के अकॉर्डिंग। एमपी टेट की लास्ट में एग्ज़ाम होने वाली है, आप इस एग्ज़ाम्स में नोट्स के माध्यम से अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। रीड की आपको एग्ज़ाम्स होने वाली है, उनके लिए भी हमने नोट्स तैयार करके रखे हैं, और यूपी टेट यानी सुपर टेट की भी नोट्स कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम्स में होके आया है। तो यहाँ पर एमपी टेट वाली क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रोर्सा स्याही दबाव परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका दिया हुआ विकास है? जीन पियाजे, आइजैक, हरमन रोर्सा, एल पोर्ट ने। ये एमपीटेट में क्वेश्चन पूछा है 2011 में। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि रोर्सा स्याही दबाव ये कौन सा परीक्षण है? व्यक्तित्व का परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? ये व्यक्तित्व का परीक्षण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपको दिख रहा होगा। हरमन रोर्सा, किसने? हरमन रोर्सा ने स्याही दबाव परीक्षण का क्या था? जो व्यक्तित्व का परीक्षण है, इसी के नाम के बदौलत, यानी रोर्सा इसी के नाम के बदौलत इस स्याही दबाव परीक्षण को यहाँ पर नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी एमपीटेट से ही आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतर क्वेश्चन का यहाँ पर आपको लेवल मिल रहा है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप एमपी टेट में इस बार पूछा गया है 2011 में, तो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। अगर एमपी टेट में पूछा गया तो आपको रीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक तो लगभग सेम रहते हैं। यूपी टेट में भी आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं, और आपको बी टेट बिहार टीचिंग एग्जाम्स में सेम टू सेम प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला, तनाव मुक्त, उपयुक्त, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। एमपी टेट 2011 में क्वेश्चन का पूछा गया है। जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के वाले लोग होते हैं वे कैसा होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से एक ऑप्शन आपके लिए होगा। क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर बहिर्मुखी की अगर हम बात करें तो बहिर्मुखी वाले की हमने एक क्वेश्चन लेक्चर क्लास हमने यहाँ पर इस पर कर दी है। सीडीपी की लेक्चर क्लास में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी पूरी लेक्चर क्लास, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आप कम टाइम में एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, यानी आप लेक्चर क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, या फिर अगर आप लेक्चर क्लास कर भी लिए हैं तो आपको बेहतर और भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो आपको नोट्स लेनी चाहिए। नोट्स कंप्लीट नोट्स मिलती है 150 मार्क्स में 130 प्लस मार्क्स यहाँ पर लाने की आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट गारंटी देती है, क्योंकि जो हमने लेवल बनाए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट और बेहतर लेवल को यहाँ पर बना के रखे हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे?
अगर हम बात करें तो बहिर्मुखी बहिर्मुखी बच्चे में क्या होती है, बालक ऐसे होते हैं जो बहुत जल्द ही लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, उसमें सामाजिकता पाई जाती है, वो मित्रता पूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन ए में आपको सभी कुछ मिल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बहिर्मुखी मतलब वो अलग अलग कैटेगरीज में खड़ा हो सकता है, उसे बहिर्मुखी कहते हैं। या फिर अलग अलग माहौल को आप वो एडजस्ट कर सकता है, उसे ही हम लोग बहिर्मुखी कहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है, उपचारात्मक अध्ययन है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। सीजीटेट हमने कहा कि हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम्स में होके आए हैं, और वो सारे क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट ऑफ बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम्स की जो नैया है वो पार लगा सकती है, वरना आप छोड़ दें ऐसे वैसे क्वेश्चनों को करना। ठीक है, सीजीटेट 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, यहाँ पर आपसे पूछा। अगर हम व्यक्तित्व विकास की अवस्था की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम एवं वृद्धि। ये दो चीज़, अधिगम का मतलब होता है सीखना, क्या होती है, सीखना। अगर आप का विकास का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉरी पर्सनल नहीं होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो जब आप कोई चीज़ सीखेंगे नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, वृद्धि, उसमें वृद्धि भी होना इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन जीवन के साथ होता है, परिवर्तन के साथ होता है, प्रकृति के साथ होता है, उपयुक्त सभी के साथ होता है। ये भी क्वेश्चन सीजीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा है। जो व्यक्तित्व होती है, ठीक है, पर्सनैलिटी होती है, जो अस्थाई समायोजन किस किस रूप में उनकी होती है, यहाँ पर बात करें। अगर हम समायोजन की बात करें, कौन सा समायोजन यानी एडजस्टमेंट की बात करें, जब आप एडजस्टमेंट करते हैं, कोई व्यक्ति एडजस्टमेंट करता है तो उसमें जीवन के साथ ही एडजस्टमेंट करना होगा, ऑप्शन ए सही। पर्यावरण के अनुरूप करना होगा, पर्यावरण के बाहर आप नहीं जा सकते। ठीक है, प्रकृति के साथ करना होगा, क्योंकि आप प्रकृति के साथ, प्रकृति से बाहर नहीं जा सकते। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचर्य प्रशिक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष से किया गया था। याद रखेंगे जुंग द्वारा किस वर्ष से किया गया था, हमने पहले भी टेस्ट में, यहाँ पर टेस्ट में हमने करके रखा है, और नोट्स और लेक्चर क्लास तीनों में हमने यहाँ पर डिस्कस करके रखा है जुंग के द्वारा कब हुई थी। चलिए अगर आपने नोट्स पढ़ी है तो आप इसका राइट आंसर ईजी वे में लगा सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर बताइए। 1848, 1942, 1922, 1910। चलिए क्या राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में एमपीटेट में आए हैं, यानी कि आने वाले एमपीटेट में 5 मार्च को जो आपको एमपीटेट के एग्ज़ाम्स होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, या फिर आपके रीट के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आने के चांसेस हैं, सुपर टेट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आएंगे, बिहार टीचिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आपके आएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताएं, क्या राइट आंसर होगा। चलिए इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले क्वेश्चनों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचर्य प्रशिक्षण विधि। जुंग ने, अगर आपसे सवाल पूछे तो जुंग ने, प्रोफेसर जुंग महोदय ने कौन सा प्रशिक्षण किया था, शब्द सहचर्य प्रशिक्षण विधि किसके लिए क्या था, तो मूल्यांकन, व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए क्या था। अगर यहाँ पर पूछे कब किया था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 1910 में। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बालक को पर संगबोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु में बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड को प्रतिस्थापित किए किए गए हैं।
तो वयस्क के स्थान पे बालक को, लोगों के स्थान पे जानवरों को, सजीव के स्थान पे निर्जीव को, पुरुष के स्थान पे बालक को। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया? यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है रीट राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स में 2011 में। ठीक है, कब पूछा गया? 2011 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आप राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, कौन सा? जो आपकी जो इच्छा है उनकी पूर्ति नहीं होती है, उनका भंडारण गृह कार्य में कौन सा है? इदम, इदम एवं अहम, अहम, इदम, परम अहम। राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर आप लगाइए। हमने इदम अहम प्राहम ये वाली जो वीडियो है, लेक्चर क्लास, हमने आपको पढ़ा के रखा है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? वहाँ पर जब हमने इदम वाली क्लास की थी, इदम के बारे में बताया था, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो क्या होती है? इदम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? एक बालक के व्यक्तित्व के समापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। एक बालक है, उनके व्यक्तित्व के मापन की सबसे बेस्ट यानी सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन है? प्रक्षेपी विधि, प्रश्नावली विधि, समाज मिति विधि, साक्षात्कार विधि। हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप बात करते हैं, हमने हरियाणा एस्टेट को भी यहाँ पर इंक्लूड करके रखा है, क्योंकि आपको रीट एंड एस्टेट का जो सिलेबस होगा लगभग कंबाइन जैसा लगेगा कि सेम टू सेम सिलेबस के आधार पे बात वहाँ पर हो रही है, तो इसीलिए हमने एस्टेट को यहाँ पर इंक्लूड करके रखा है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? बालक के व्यक्तित्व को मापन की सर्वाधिक जो विधि होगी, वस्तुनिष्ठ विधि, वो प्रक्षेपी विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन की 3 स्तर होते हैं? गुण सिद्धांत, ये व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक प्रकार, प्रकार सिद्धांत। ये राजस्थान में पूछा गया 2011 में। तो चलिए कौन सा 3 सिद्धांत है जो आपको यहाँ पर बताने, कौन 3 सिद्धांत दिए जाते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है यहाँ पर आपसे पूछा है? अगर यहाँ पर बात करें तो मस्तिष्क की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क की बात हो तो यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर सी अपने आप राइट आंसर हो जाएगा बिना सोचे समझे। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, आत्मनिष्ठ परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण है, इनमें से कोई नहीं। एचटेट यानी हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? अभी हमने जो पहला क्वेश्चन या पहला या दूसरा क्वेश्चन वहाँ पर किया था, तो ये दोनों क्वेश्चन को हमने जब किया था तो वहाँ पर लगभग ऐसे ही सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे। व्यक्तित्व मापन का स्याही दबाव परीक्षण कौन सा परीक्षण है? प्रक्षेपण परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, प्रक्षेपण परीक्षण है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन बिहार टीचिंग एग्जाम्स वाले जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे बिहार टीचिंग एग्जाम्स का जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सब एग्जाम्स में सेम उसी को फोटो कॉपी करके दे देते हैं, मतलब कोई वर्ड भी वहाँ पर नहीं बदलता है, इसीलिए मैं इसको MVVI क्वेश्चन कहता हूँ। MVVI यहाँ पर क्वेश्चन इसको हम कहते हैं। तो चलिए, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस प्रकार, किस आधार पर बांटा है? चिंतन कल्पना शक्ति के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार टेट में पूछा गया पेपर सेकंड 2011 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? चलिए बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने सबसे पहले तो उपयुक्त नहीं होगा,
पर अधीनस्थ यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। स्वतंत्रता और निर्भरता, सॉरी स्वतंत्रता होगा लेकिन यहाँ पर निर्भरता नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपके ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है सीडीपी का हमने कर रहा है, यानी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी जो भी कर सकते हैं। तो कल्पना और चिंतन और कल्पना शक्ति जो होता है वो मस्तिष्क के रूप में आता है, और मस्तिष्क का हम चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए पढ़ते हैं। यह कॉमन सेंस आप लगा के आंसर को सही कर पाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? ऐसा कौन सा तकनीक है जो प्रक्षेपण नहीं है, यानी नेगेटिव वाले फॉर्म में है? तो तीन ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, एक ऑप्शन गलत होंगे, और गलत वाले को आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए, खेल तकनीक, शब्द सहचर्य परीक्षण, चित्र सहचर्य परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन, राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सी तकनीक है जो प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे? यहाँ पर नहीं है, क्या नहीं है? सबसे पहले तीन जो होगा वो हम सही कर लेते हैं। क्या, कितने? तीन। खेल तकनीक प्रक्षेपण तकनीक के अंतर्गत आता है। शब्द सहचर्य परीक्षण, ये भी प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है। चित्र सहचर्य परीक्षेपण, ये भी तकनीक प्रक्षेपण के में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों आता है। तो क्या नहीं आता है? व्यक्तिगत अध्ययन, ये नहीं आता है। हमने कहा जब नेगेटिव वाले क्वेश्चन हो तो जो गलत होगा उसी को हम टिक मारते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके हो जाते हैं। चलिए, नृत्य, ड्रामा, शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व को ढालने के लिए, विशिष्ट गुणों के विकास के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नाद को प्रकटीकरण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। चलिए, कब पूछा गया एग्जाम्स में? ये रीट में पूछा गया है 2012 में। चलिए, इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें नृत्य, ड्रामा, शिल्पकला, नृत्य का मतलब होता है यहाँ पर डांस की बात की जा रही है। उसके बाद ड्रामा जो आपको एक्टिंग होती है, और ड्रामा जो आप एक्टर जो एक्टिंग करते हैं, शिल्पकला यानी चित्रकार की यहाँ पर बात की जाती है, की गई है। ये तीनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्यक्तित्व को ढालने के लिए। हाँ, आपके जो गुण है अंदर में, वो उस गुण को निखार लाने के लिए, समाज के रूप में प्रकट करने के लिए, विशिष्ट गुणों का विकास के लिए, ये भी सही हो जाएगा। दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नाद प्रकटीकरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक संतुलित व्यक्तिगत वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। मजबूत अहम को बनाया जाता है। इदम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, अहम एवं परहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। ये राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इसका राइट आंसर बताइए आराम से। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीट लेवल को टच करने वाली क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में जो आपके रीट के एग्जाम्स होंगे, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, रीट एंड एमपीटेड सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे? चलिए, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परहम अहम के बीच संतुलन स्थापित करना है। क्या होती है? संतुलन की बात हो, यहाँ पर एडजस्टमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, एडजस्टमेंट की यहाँ पर बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं के का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी गई है जेबी वॉटसन, मुर्रे, जेबी, डब्ल्यू अल्मॉट, स्किनर ने। याद रखेंगे, परिभाषा जो होती है, जो परिभाषा होती है
परिभाषाएं, इनमें से हमने इसमें से 2 वीडियो आपके बनाए हैं जिसमें से 50 परिभाषा दी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आने वाले एग्जाम्स में भी आते हैं और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी आते हैं। उससे बाहर नहीं आने वाले हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है, ये राजस्थान में पूछा गया है, रीट में पूछा गया है। क्या इन क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से समझने के साथ आने वाले एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर पाएंगे? 100% आप क्रैक कर पाएंगे। क्वेश्चन का बेस यही रहेगा, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का यही तो क्वेश्चन की नींव है। चलिए, किसने कहा था? अगर हम बात करें तो G.W. एल्मोट ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषताओं के आधार पर भिन्न है? मजबूत भावनाएं, पसंदीदा नापसंदीदा, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर होती है। ये राजस्थान में एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है 2012 में। तो चलिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी और अंतर्मुखी विद्यार्थी एक दूसरे से कैसे भिन्न है, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस, यहाँ पर बात पूछी गई है बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के बारे में। चलिए राइट आंसर आप बताइए, क्या राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अगर हम बहिर्मुखी की बात करें तो वहाँ पर मजबूत मनोबल होती है, ठीक है, बौद्धिक नहीं होगा, यहाँ पर बोलने की अपेक्षा ये नहीं होगी, मन ही मन नहीं होगी, मजबूत भावना होगी, पसंद और नापसंद की बात होगी, पसंद और नापसंद की बात होगी, तो वो अंतर्मुखी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? सबसे बेस्ट क्वेश्चन अब तक का। मैंने आपको पहले भी कहा, बिहार टीचिंग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिहार टीचिंग एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगातार आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतर होते हैं। तो हमने कहा इसीलिए इसको बेहतर क्वेश्चन की गिनती में ज़्यादातर हम लोग रखते हैं। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में रखते हैं? गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? बालक की जो नींव होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट में रखती है, यानी शैशवा अवस्था के जो शैशवा अवस्था में बिल्कुल नहीं होगा, गर्भावस्था भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें बच्चे को ना तो समझ होती है, ना बच्चे कोई एक्टिविटीज़ यानी कोई क्रियाएं करते हैं, या फिर ना ही हमारे बोली द्वारा हमारे बोली जाने वाली भाषाओं को समझते हैं। तो इसीलिए वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बचपन अवस्था। चलिए कुछ तर्क के आधार पे आप राइट आंसर दे सकते हैं। किस परीक्षण में 10 मसीह लक्ष्य या स्याही धब्बा होते हैं? रोर्शा धब्बा परीक्षण, EPQ, 16 PF, 16 PF, MMPFI। बिहार टीचिंग एग्जाम 2013 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे ताकि आप बेहतर तरीके से एग्जाम्स में परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पर स्याही धब्बा की बात आ गई। या का मतलब होता है ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है। जहाँ स्याही धब्बा परीक्षण आ गया, हमने कहा जहाँ पर धब्बा आ गया वहाँ रोशा आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा वहाँ, जहाँ पर धब्बा आ जाएगा क्या होगा, जहाँ पर धब्बा आ जाएगा वहाँ पर रोशा आ जाएगा, बस कुछ नहीं सोचना ऐसे क्वेश्चनों के बारे में। चलिए आगे पे देखते हैं। 16 PF का प्रयोग मापन किया जाता है? दबाव, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व, अभिरुचि। यूपी टेट 2000 क्वेश्चन 2013 MVVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 16 PF मापन के हेतु कौन सा मापन हेतु किया जाता है? हमने लेक्चर क्लास आपको अच्छी तरीके से बता के रखा, ठीक है। 16 PF का फुल फॉर्म आपको पता है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। 16 क्या क्या बताया था हमने? 16 पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी फैक्टर, पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी तो यहाँ पर खुद आपको ऑप्शंस में ही मिल रहा, पर्सनैलिटी की बात की जाती है तो पर्सनैलिटी तो व्यक्तित्व के बारे में आता है, तो ऑप्शन भी इजी आप बता पाएंगे। चलिए टैट, TET नहीं है, TAT है, याद रखेंगे।
प्रशंसकीय अंतर्बोध परीक्षण टेट व्यक्तिगत मापने की एक क्या है? वस्तुनिष्ठ तकनीक है, आत्मनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपीय तकनीक है, प्रयोगात्मक तकनीक है। हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स रीट और हरियाणा दोनों एक क्वेश्चन फिक्स है, टाइप दोनों के सेम होते हैं। तो हरियाणा टीचिंग एग्जाम 2013 में क्वेश्चन आया है। हम आपको बार बार कहते हैं, हम आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में 100% की गारंटी के साथ कि 100% आएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन का जो बेस होता है, सेम यही फॉर्मेट, यही बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या इसका क्या राइट आंसर हो जाएंगे? प्रशंसकीय अंतर्बोध परीक्षण टेट प्रक्षेपीय तकनीक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्रक्षेपीय तकनीक। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चनों को डील करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को नहीं, क्योंकि हमने लगातार ऐसे ही क्वेश्चनों को डेली करते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। हम नए स्टूडेंट के लिए डील ज़्यादा करते हैं, क्योंकि नए स्टूडेंट को बहुत कम पता होते हैं, इसीलिए उसके डील करते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है रचनात्मक मौलिकता, शारीरिक गठन, शक्ल सूरत, समायोजन वृद्धि, समाजन बुद्धि, चिंतन और कल्पना, कुछ नहीं सोचना। यूपीटेट 2013 में क्वेश्चन पूछा है। क्या? चिंतन और कल्पना। अभी अभी आज ही हमने इस वाले क्वेश्चन में, इसी टेस्ट सीरीज में ऊपर के क्वेश्चन में किया है। ऑप्शन नंबर चिंतन और कल्पना थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व वर्गीकरण का जो आधार है। थॉर्नडाइक ने ना तो शारीरिक गठन माना, थॉर्नडाइक ने ना तो रचनात्मकता माना मौलिकता माना, शक्ल सूरत मानी, खूबसूरती मानी, ब्यूटी, ऐसे कुछ नहीं माना। उन्होंने कल्पना और चिंतन को थॉर्नडाइक महोदय ने प्रायोरिटी दी है। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए सही है? चलिए, आपने ऐसे क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से किया। चलिए यहाँ राइट आंसर बताइए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का समाजशास्त्र प्रकार का सिद्धांत दिया गया है क्लेचर के द्वारा, हेप्टोक्रेटस के द्वारा, शेल्डस के द्वारा, फ्रेंचेजर के द्वारा। रीट हरियाणा टेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे? स्प्रेंजर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, आपको लाख समझ लीजिए, आपको समझ नहीं आने वाले हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी वाला, सामाजिक निर्भरता, बहिर्मुखी, उभयमुखी। यूपीटेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो व्यक्ति अपने आत्मा से बात करते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप से रूबरू होकर सवाल पूछते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भरता। सिंपल क्वेश्चन और आंसर भी सिंपल होने चाहिए। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। यूपीटेट 2014। कितने सिंपल और बेहतर क्वेश्चन। चलिए ऐसे क्वेश्चनों के बारे में आप ज़्यादा मत सोचें, ऐसे क्वेश्चन आप इजी और बड़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। व्यक्ति का संगठन जो स्वरूप होता है मनोवैज्ञानिक होता है, याद रखेंगे, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों होता है। बाल अंतर्बोध एब्जर्वेशन परीक्षण का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट ने, बैलक ने, मर्रे ने, रोजन बिग ने। हरियाणा टीचिंग एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका राइट आंसर बैलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अपने ऊर्जा बल लिबिडो के बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तित्व का प्रकार होता है कलात्मक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ज्ञानात्मक व्यक्तित्व। ये क्वेश्चन जो हमने लिया आपको यूपीटेट 2014 में क्वेश्चन पूछा है। हम आपको बार बार कहते हैं क्वेश्चनों का लेवल आप बेहतर समझिए। सिर्फ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों का जो लेवल होता है वो आपको एग्ज़ाम्स को 100% पार करने के लिए काफ़ी हैं। ये वाले क्वेश्चन का लेवल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बहिर्मुखी।
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व नहीं है, यानी नेगेटिव वाले फॉर्म में है। 3 यहाँ पर सही हो जाने हैं। नेतृत्व शक्ति, मिलनसार, आक्रामकता, दिशाओपन देखने वाला। कब पूछा है? हरियाणा टेट में और 2015 में क्वेश्चन पूछा है। नहीं है तो एक कौन सा नहीं होगा? आक्रामकता का स्वभाव होगा क्या? आप समझिए पहले, आक्रामकता का स्वभाव होगा? हाँ होगा। ऑप्शन नंबर 1 लीडरशिप, नेतृत्व होगा। मिलनसार भी होगा। यहाँ पर बहिर्मुखी की अगर बात करें तो आक्रामकता का स्वभाव भी होगा, तो क्या नहीं होगा? ये तीनों होगा। ठीक है, एक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा। जो नहीं होगा उसे हम सही मानते हैं, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? भौतिक कारक, आनुवंशिक कारक, सामाजिक कारक, उपयुक्त में से सभी। ऐसा कौन सा जो कारक है बालक के व्यक्तित्व को विकास को प्रभावित करते हैं? हमने जब लेक्चर क्लास आपको कहा, हरियाणा टीचिंग एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। जब हमने आपको लेक्चर क्लास करवाया था तो वहाँ पर आपको बताया था भौतिक कारक, आनुवंशिक कारक, सामाजिक कारक, ये तीनों आपके लिए प्रभावित करते हैं। हाँ ये तीनों करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं। अपने लाइफ में जिस चीज़ से आप प्रभावित होते हैं वो सभी कारक यहाँ पर आ जाते हैं। कोई लिमिट या लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है शल्डर, यूंग, कैचरन, क्रेंचर, स्पेंजर के द्वारा। यूपीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा है। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर यहाँ पर होंगे? युंग के द्वारा, प्रोफेसर युंग महोदय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या राइट आंसर? टी द्वारा बनाया गया था। आलपोर्ट, रोरशा, मैस्लो, मुर्रे। यूपीटेट 2016। सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं। सभी क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट हैं। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर यहाँ पे होने हैं? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी का फुल फॉर्म आपको पता है, हमने लेक्चर क्लास किया था तो वहाँ पर बताया था। कब यहाँ पे किया गया था यह परीक्षण? 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935। अगर बात करें किसके द्वारा? मुर्रे के द्वारा। ठीक है, चलिए आज हमने कितने क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी का 30 क्वेश्चन किया, जिसमें से 25 आपको कर बताने हैं। अगर आप 25 करते हैं तो आपके एग्जाम्स क्वालिफाइड ही नहीं बल्कि आप रैंक भी लाते हैं। सिर्फ क्वालिफाइड की बात यहाँ पर आपको नहीं रह जाती, क्योंकि आपको एग्जाम्स में रैंक के साथ रैंक लाएंगे तभी जॉब होगी। क्योंकि सीटें 20-30 हज़ार होते हैं, बच्चे 20-25 लाख होते हैं, तो दिक्कत होती है। आपको रैंक चाहिए भैया, तो आपको रैंक के लिए क्या करनी होगी? बेहतर से बेहतर तैयारी करनी होगी। अगर बेहतर तैयारी करनी है तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। और बेहतर करना चाहते हो तो कंप्लीट नोट्स लेंगे 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आप वहाँ पर कमेंट करेंगे कि आपको एमपी टेट के नोट्स चाहिए, रीट की नोट्स चाहिए, सुपर टेट की नोट्स चाहिए, यूपी टेट की नोट्स चाहिए, या फिर बिहार टेट के नोट्स चाहिए। सभी के नए प्लेटफॉर्म, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। अगर आप नोट्स पढ़ते हैं, लेक्चर क्लास अटेंड करते हैं और आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, तीनों चीज़ें आप करते हैं, तो टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको 100% सफलता की गारंटी लेती है। अभी हमने सीडीपी की क्लास को किया, उसके बाद आपको ईवीएस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश सभी के लेक्चर क्लास और प्रैक्टिस सेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।